दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों आखिर राहुल गांधी को श्रेय तो देना पड़ेगा कि राहुल गांधी की झूठ और बेबुनियाद के आरोपों के चलते हुए कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल, जो शायद किसी कारणवश जवाहरलाल नेहरू के कच्चे चिट्ठे लोकसभा के पटल पर नहीं रखना चाहते थे, उनको लोकसभा के पटल पर रखने का बहाना तो मिल गया। हालांकि यह भी सच है कि जवाहरलाल नेहरू के चिट्ठे इस कदर काले हैं, इतने घिनौने हैं, इतने कुत्सित हैं कि यदि उनको सबको सदन के पटल पर रख दिया जाए तो शायद पूरा देश जवाहरलाल नेहरू से घृणा करेगा। अच्छी बात यह है कि अभी भी संयमित रूप से ये चिट्ठे रखे गए, लेकिन चिट्ठे रखे गए और देश के लोगों को नेहरू के वास्तविक चरित्र के बारे में कुछ तो जानने का मौका मिला। सच यह है कि जवाहरलाल नेहरू हो या गुजरात के एक वैश्य परिवार से संबंध रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी हो, इनके वास्तविक चरित्र को छिपाया गया और उसका आज तक उस पर डिबेट नहीं हुई। उनके बारे में जो किताबें लिखी गई, कांग्रेस की सरकारों ने उसको बैन कर दिया। दूसरे दलों ने भी संयम का परिचय दिया और वो नहीं चाहते थे कि अब वो इतने लंबे समय बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में सदन में कुछ कहा जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में कहा था कि ये बजट ऐसा आया है मोदी सरकार का कि विपक्ष के पास एक लाइन नहीं है बजट के खिलाफ बोलने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को बधाई दी थी, उन्हें 10 में 10 नंबर दिए थे। बजट 1 तारीख को हुआ, इतवार का दिन हुआ, आज बृहस्पतिवार का दिन है, 4-5 दिन हो गए, लेकिन कांग्रेस का पूरा थिंक टैंक तमाम प्रयास के बावजूद बजट के खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पा रहा। नतीजा यह हुआ था कि राहुल गांधी ने संसद में हल्ला करने का निर्णय करा और एक ऐसी बात को लेकर जो आज तक पब्लिश नहीं हुई, सदन में झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया। हालांकि जिस बात को लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष को खुली छूट दी और कहा जो भी उचित हो वो निर्णय ले। लेकिन जब आप जाते हैं उस 26/11 पर, उस मुंबई हमले पर, तो आपको याद होगा पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी मनमोहन सिंह सरकार एक बिल में घुस गई थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी और पूरी तरीके से डरी हुई थी। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर सहमति तो हो गई है, लेकिन ट्रेड डील में वास्तव में क्या है इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, जानकारी ना होने के बाद भी, कुछ लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि मोदी अंततः ट्रंप के आगे झुक गए। हालांकि जो भाजपा के समर्थक लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि यह डील भारत की जीत है। फिलहाल इतना तो पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक सहमति बन गई है कि एक ट्रेड डील होगी। अमेरिका की ओर से भी कुछ बयान आए हैं
जिसमें कहा गया है कि ये डील अमेरिका के पक्ष में है। भारत की ओर से भी कुछ बयान आया है कि ये डील जो होने जा रही है ये भारत के पक्ष में है। ये स्वाभाविक बयान है दोनों देशों की ओर से। लेकिन जब तक कि सारे तथ्य सामने ना आ जाए तब तक डील पर चर्चा करना बेमानी है। अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई फोटो भी सामने नहीं आया कि जहां दोनों देशों ने पब्लिक डील पर साइन किए हों। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेड डील में दो बाधाएं बहुत बड़ी थी। अमेरिका एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और भारत के किसानों के नज़रिए से भी। एग्री प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स को का मार्केट अमेरिका के लिए खोलना एक बेहद संवेदनशील विषय है। जो लोग अभी से बिना कुछ देखे आरोप लगा रहे हैं कि सही साहब मोदी ने देश बेच दिया और मोदी ये डील पहले भी कर सकते थे, उनसे मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और आरोप लगाना ही शायद आपकी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि आपके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहने से पहले कि मोदी डर गए, कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। मोदी यदि डर गए होते, यदि मोदी के मन में ट्रंप को खुश करने की चाहत होती, कुछ डर होता, तो ट्रंप के कहने के बाद भी नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामांकित करने से इनकार नहीं करते। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए और ट्रंप की इच्छा का पालन करते हुए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। चाहते तो मोदी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रंप को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ट्रंप के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ट्रंप को इतने बड़े मसीहा नहीं है, उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं करा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाए। यही नहीं, ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका के साथ समझौता करे, अमेरिका को अधिकार दे। यदि मोदी को झुकना होता तो काफी पहले झुक गए होते, और भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स पर जैसे पाकिस्तान ने करा, जैसे यूक्रेन ने करा, जैसे बांग्लादेश ने करा, और कई देश कर रहे हैं, मोदी भी झुक सकते थे, लेकिन मोदी ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक गाजा पीस बोर्ड बनाया जिसकी सारी रूपरेखा क्लियर नहीं है कि आखिर उसका फंक्शन क्या है, लेकिन वो ट्रंप की प्रतिष्ठा का है। लगता यह है कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक गाजा शांति बोर्ड स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कर भी दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा कि इसमें शामिल हो जाओ, और उन्होंने भारत में नरेंद्र मोदी से भी कहा कि भारत इसमें शामिल हो जाए। शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ी रकम भी देनी होती। पाकिस्तान शामिल हुआ। यदि नरेंद्र मोदी डरने वाले व्यक्ति होते, नरेंद्र मोदी यदि झुकने वाले व्यक्ति होते, तो ट्रंप को खुश करने के लिए गाजा शांति बोर्ड में अपनी सदस्यता ले लेते और ट्रंप को खुश कर देते। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप लगातार ये बात कहते रहे कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है। भारत वो मशीन है जो ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है रूस को लड़ने के लिए। और वो कैसे? वो रूस का तेल खरीद कर। रूस का तेल बिक रहा है, रूस के पास पैसा आ रहा है, पावर आ रही है,
और उससे वो यूक्रेन को लड़ रहा है। उन्होंने भारत पर बार बार दबाव डाला कि भारत और रूस से तेल डाले, लेकिन भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट स्टैंड लिया कि हमें इस बात से मतलब हम ये नहीं कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने के लिए तेल ले रहे हैं, हम तेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल उपलब्ध करवा रहा है। जो भी सस्ता तेल देगा हम उससे तेल खरीद लेंगे। भारत ने स्पष्ट कहा कि हमें सऊदी अरब, अमेरिका या अमेरिका का कोई और मित्र देश रूस से सस्ता तेल उपलब्ध करा दे, हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो यदि मोदी को झुकना होता ट्रंप के आगे तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देते, लेकिन मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। और एक बात भी स्पष्ट कर दी कि हम यूक्रेन के युद्ध में रूस की मदद करने के लिए तेल नहीं खरीद रहे। ये बात भारत सरकार ने एक बार नहीं 10 बार कही है। मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके बारे में मेरा ये मानना है कि आज़ादी के बाद के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा भारत के हित सर्वोपरि है। भारत को जहाँ से भी कच्चा तेल मिलेगा भारत वहाँ से कच्चा तेल खरीदेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन आरोप आप तब लगाना जब रूस से महंगा तेल भारत वेनेजुएला से खरीदेगा, और वेनेजुएला पर कुछ हमारी एसेट्स है। लगभग भारत की कंपनी, सरकारी कंपनी ओएनजीसी का 9,000 करोड़ रुपया वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण फ्रीज है। भारत यदि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो तब खरीदेगा जब रूस के मुकाबले वेनेजुएला से तेल खरीदने में भारत का हित होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, ये भारत पहले से ही कहता आ रहा है कि जो भी रूस से सस्ता तेल देगा उससे खरीद लेंगे। ये बात पहले भी, ये बात परसों भी कह रहा था, कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा है। तो इसलिए यदि कल को वेनेजुएला सस्ता तेल दे रहा है और भारत उसके बदले रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर देता है, तो उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, मुझे खुशी होगी। क्योंकि फिर वही बात कि भारत को जहाँ से सस्ता मिला वहाँ से खरीदा, भारत के हित सर्वोपरि। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वालों, यदि मोदी एक झुकने वाला व्यक्ति होता तो मोदी के पास ट्रंप के आगे झुकने के बहुत सारे रास्ते थे। ट्रंप को खुश करने के लिए बहुत सारे रास्ते थे। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए, भारत ने स्पष्ट कहा कि हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, यदि कोई नुकसान होगा हम उसे झेल लेंगे। भारत ने दुनिया में और रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। भारत ने और देशों के साथ ट्रेड डील करनी शुरू कर दी। और जिस दिन भारत और ईयू की ट्रेड डील हुई उस दिन अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका जानता था कि भारत और ईयू की यदि ये ट्रेड डील हो गई तो भारत को कोई गरज नहीं है कि वो अमेरिका से ट्रेड डील करे। और ये बात कल एक अमेरिकी पत्रकार ने साफ कही है कि भारत सरकार ने अमेरिकी प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमें ट्रेड डील के अमेरिका के साथ कोई जल्दी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम है कि अमेरिका के टैरिफ को का मुकाबला कर सके। हमारे वित्त मंत्री ने ऐसा बजट दे दिया है कि अमेरिका के टैरिफ हमारा इतना नहीं बिगाड़ सकते कि हम परेशान हो जाएं। और भारत ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर का समाप्त होने का इंतजार कर सकते हैं। भारत ने ईयू के साथ ट्रेड डील करी।
यह अपने आप में बहुत बड़ी डील थी। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ईयू के दोनों प्रतिनिधि जो भारत आए थे और जिन्होंने ट्रेड डील पर साइन करी, उन्होंने कहा दिस इज नॉट जस्ट अ डील, दिस इज द मदर ऑफ डील। और जिस दिन ईयू और भारत की ट्रेड डील हो गई, उस दिन अमेरिका के उद्योगपतियों के सीने पर सांप लौट गए और कहते हैं कि तमाम अमेरिकी प्रतिनिधि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, जेडी वेंस से मिले, मार्क रूबियो से मिले और उनसे कहा कि भारत के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाना होगा। मैंने तो भारत यदि इसी तरीके से इन सब के साथ ट्रेड डील करता चला गया तो एक दिन वो आएगा जब अमेरिका भारत से कहेगा कि भाई मैं ट्रेड डील करना चाहता हूं और भारत कहेगा मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने स्टैंड को चेंज करो और भारत के साथ ट्रेड डील करो। उसके बाद ही भारत और अमेरिका के बीच वार्ता बढ़ी। और आप ध्यान रखिए, एक बार ट्रेड डील फाइनल हो गई थी। खुद अमेरिका के प्रतिनिधियों ने ये बात कही कि बस बात इतनी सी थी, अमेरिका ने कहा कि फोन नरेंद्र मोदी को करना होगा ट्रंप से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने 2014 में शपथ ली थी, भारत का शीश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं क्यों करूं, मैं फोन नहीं करूंगा। अमेरिका ने कहा सही, मैं भी नहीं करूंगा। बात अटक गई तो अटक गई। और अब आपको बता दूं कि खुद अमेरिका के राजदूत ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। तो यदि मोदी को झुकना होता, मोदी डरने वाले व्यक्ति होते तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर देते और सिर्फ फोन करने से डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते। तो इसलिए दोस्तों, आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा सच्चाई की हो देखो। खैर, ट्रेड डील पर फिर किसी दिन बात होगी, अभी ट्रेड डील का सामने आने में कुछ समय है। इधर बलूचिस्तान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जब ये धुरंधर फिल्म आई तब से बलूचिस्तान चर्चा में, क्योंकि धुरंधर फिल्म में जिस रहमान डकैत को दिखाया गया है वो बलूचिस्तान का ही डकैत था। बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी। इस पिक्चर का थीम ये है कि भारत पर जो आतंकवादी बड़े हमले हुए उसमें पाकिस्तान तो शामिल था ही, लेकिन खासकर जो मुंबई का हमला हुआ, उस हमले में दो बहुत बड़े किरदार थे पाकिस्तान के। एक था मेजर इकबाल और एक था रहमान बलूच। वो बलूचों का तो बहुत बड़ा मसीहा था, लेकिन पाकिस्तान का हमदर्द था और पाकिस्तान की खातिर कुछ भी करना चाहता था। धुरंधर फिल्म में सिर्फ ये दिखाया गया कि सरकार ने काउंटर अटैक करने की सोची और वो रहमान डकैत जिसको बलूच अपना मसीहा मानते थे और जिसने बलूचों के साथ भी गद्दारी करी थी, भारत ने वहां अपने आदमी को प्लांट किया। मेजर इकबाल वो व्यक्ति था जो भारत के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। रहमान वो व्यक्ति था जो उस ऑपरेशंस के लिए हथियार उपलब्ध करा रहा था। तो फिलहाल रहमान डकैत चूँकि पाकिस्तान का एक बहुत चर्चित नाम है, तो पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा हुई। फिलहाल आज की खबर ये बता दूं मैं आपको कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता हैं, इनका नाम है मीर यार बलूच। इन्होंने कहा धुरंधर फिल्म में जो कुछ दिखलाया गया है वो पूरी सच्चाई नहीं है।
बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ा अन्याय किया। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और हम एक बलूचिस्तान के बलूच लोगों पर फिल्म बनाएंगे जो धुरंधर से भी ज़्यादा बड़ी सच्चाई पर आधारित होगी। और चर्चा बस धुरंधर तक ही नहीं है, चर्चा इसलिए भी है कि पिछले 3-4 दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़े हमले किए और कहा यह जा रहा है पाकिस्तानी सेना के लगभग 200 सैनिक मार दिए गए, जबकि पाकिस्तान की सेना ने यह दावा करा है कि उसने बीएलए के लगभग 177 विद्रोहियों को मार गिराया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा। इस हमले के तुरंत बाद रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि बलूचिस्तान की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत की सेना ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगाया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर हमलों को अंजाम दे रही है और बीएलए के लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं, इतने ज़्यादा जुझारू हैं और उन पर इतने खतरनाक हथियार हैं कि उनका मुकाबला पाकिस्तान की सेना नहीं कर सकती। एक तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने यह कह दिया कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आगे लाचार है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि इसके भी 2 अर्थ लगाए जा रहे हैं और दोनों अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की जमीन से ही अमेरिका जमीनी हमले करेगा ईरान के ऊपर, और फिर जब ये ईरान ये कहेगा पाकिस्तान से कि भाई आपकी ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ हमले के लिए, तो पाकिस्तान ये कहेगा कि बलूचिस्तान हमारे नियंत्रण में नहीं है, वहाँ भारत के खुफिया एजेंसी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, वहाँ बीएलए ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और इसी कारण वहाँ भारत और बीएलए ने अमेरिका को ज़मीन उपलब्ध कर रही है, हम उपलब्ध करा दिया। हम नहीं चाहते थे कि अमेरिका को ये ज़मीन मिले, और अमेरिका ने हमसे वादा करा कि वो बीएलए को नियंत्रित करेंगे, तो इसलिए हम भी यहाँ पर चुप हैं और हमारी कोई सहमति नहीं है कि वो बलूचिस्तान से ईरान पर हमले करे। लेकिन ये सब बातें बेमानी है, ये सब बातें कहने की होती हैं। ईरान भी सच्चाई को समझता होगा। अब बात खत्म करने से पहले थोड़ी सी बात ईरान अमेरिका पे भी कर लूँ। फिलहाल तनाव है पूरी तरीके से आमने सामने, लेकिन विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ये बयान दिया कि हम युद्ध को प्राथमिकता नहीं दे रहे, हम बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। और अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत सफल होगी तो युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन उसका कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आ गया और जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने युद्ध का विकल्प त्यागा नहीं है, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। इसी तरीके से ईरान की ओर से ईरान के प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार है। यह स्टैंड पहली बार ईरान ने लिया है। अभी तक ईरान बार बार ये कहता था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ये शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है, इसका हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल ईरान के प्रधानमंत्री ने कहा है
कि ईरान पर 400 किलो एनरिच्ड संवर्धित यूरेनियम है और वो इस 400 किलो यूरेनियम को अमेरिका की सहमति से किसी और देश को सौंपने के लिए तैयार है। और ईरान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के ईरान और अमेरिका के बीच में शीघ्र बातचीत शुरू होगी और यह बातचीत तुर्की की मध्यस्थता में होगी। लेकिन कल बुधवार की रात होते होते फिर एक विरोधाभासी बयान ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई की ओर से आया और उन्होंने कहा बातचीत तो होगी, लेकिन बातचीत बंदूक की नोक पर नहीं होगी। और बातचीत के लिए अमेरिका ने जो ईरान की घेराबंदी कर रखी है, ईरान के चारों ओर अपने युद्धपोत लगा रखे हैं, अपने जंगी जहाज खड़े कर रखे हैं, मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, अपने फाइटर जेट्स लगा रखे हैं, परमाणु मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर कर रखा है। इनको हटाना होगा। अब यह बात नहीं समझ में आ रही कि जो ईरान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत होगी, तुर्की की मध्यस्थता में होगी और हमारा स्टैंड क्लियर है, अब हम अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार है। तो क्या बातचीत होगी, या आयतुल्लाह खामनेई जो कह रहे हैं कि बातचीत तब होगी जब आप दूरी पर हटाओ। फिलहाल अमेरिका ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि खामनेई के बयान पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या अमेरिका अपने हथियारों को पीछे लेके जाएगा, अपने जहाज़ों को पीछे लेके जाएगा, या अमेरिका खामनेई की इस शर्त को ठुकरा देगा और कहेगा जो करना हो करो, यदि बातचीत करनी है करो, इसी परिस्थिति में, वरना युद्ध के लिए तैयार हो। फिलहाल खबर यह भी है कि समुद्र में अपने सैन्य बेड़े को चीन ईरान के नज़दीक ले आया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन ईरान की ओर से युद्ध करेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका के फाइटर जेट्स, अमेरिका के मिसाइल, अमेरिका के जंगी जहाज कहाँ एग्जैक्टली किस लोकेशन पर हैं, इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन अमेरिका चीन का मोस्ट एडवांस, जिसको दुनिया का मोस्ट एडवांस सैटेलाइट कहा जाता है, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है। मतलब फिलहाल चीन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसने युद्ध से पहले ईरान की मदद करनी शुरू कर दी है। और उसी मदद के आधार पर ईरान का एक विमान का एक जो ड्रोन खतरनाक तरीके से एक अमेरिका के जंगी बेड़े की ओर बढ़ रहा था, जिसे ट्रंप ने, अमेरिकी सेनाओं ने जिसे उड़ा दिया। तो फिलहाल क्या होगा ईरान में, क्या होगा अमेरिका में, क्या होगा युद्ध, कौन कौन इस युद्ध में भाग लेगा, युद्ध होगा, बातचीत होगी, अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार।